देखो बच्चों, मैं भी आपको रीवैल्यूएशन का असाइनमेंट करा रहा हूँ। जो मैंने असाइनमेंट दिया है ना अभी, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। मैंने नहीं कराना, आपने खुद करना है। बस मैं पेन में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, हमने जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है हमारा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हमारे चैप्टर्स में क्या बनना है, हमारा सेम बनना है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ मुझे, रीवैल्यूएशन की नेचर क्या होती है, जल्दी से बताओ। नॉमिनल, सबको आनी चाहिए, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन की नेचर क्या होती है, नॉमिनल। हर वो अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होगा उसकी नेचर क्या होगी, नॉमिनल। रीवैल्यूएशन की कितनी साइड्स होती हैं, दो। ये मेरी डेबिट साइड हो गई और ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। रीवैल्यूएशन बनता कब है, एक नंबर का क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आएगा, कौन से पार्टनर्स को मिलेगा, कौन सी रेशियो में, ठीक है। ध्यान से समझ आ रही है, एक तरह से पूरे ही करा रहा हूँ। हाँ भाई ट्यूबलाइट, अरे समझना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कौन से पार्टनर्स, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। निश्चय आंसर करेगा, निश्चय एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो 2:1 है, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और न्यू रेशियो आपको ये दे दी 2:1। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सी का शेयर। रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस कौन से पार्टनर्स को मिलेगा, सिर्फ निश्चय, कौन सी रेशियो में, 2:1। ठीक है जी। सभी को बात समझ में आ गई, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अब हमने ओल्ड बोला था ना निश्चय, तो ये ओल्ड पार्टनर्स ही हैं। अब रीवैल्यूएशन बनेगा कैसे, ये मेरी डेबिट साइड है। अगर डेबिट साइड में कब कब बेसिकली लॉसेस आते हैं, अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में। लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वो कहाँ आएगा, डेबिट में। क्लियर है। क्रेडिट में क्या आएगा, अगर ये बेसिकली मेरा फायदा हो गया। और अब हम आ जाएंगे जी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो एसेट्स को रिकॉर्ड करूंगा तो फायदा हुआ, बेसिकली इंक्रीज हुआ। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स रीवैल्यूएशन क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रीवैल्यूएशन डेबिट। मैं इस अकाउंट का टोटल करूंगा, इसका टोटल अगर डिफरेंस यहाँ बच रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यहाँ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लॉस। कोई डाउट, ठीक है जी। अगली इंपॉर्टेंट बात, रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज। हमें एग्जाम में जर्नल आती है, एडमिशन का क्वेश्चन 6 मार्क्स का जर्नल में भी पूछ सकता है, 1-1, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। इस असाइनमेंट के अंदर मैंने कोशिश की है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई पॉइंट ना छूटे, सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे तो एडमिशन, रिटायरमेंट और दैट सारे चैप्टर्स का आपका रीवैल्यूएशन निपट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और मेरी कोशिश रहेगी संडे को टेस्ट लेने की, वो मैं आपको बता दूंगा संडे को या और किसी भी दिन और जल्दी बुला के। चैप्टर सर मंडे को पेपर है, मंडे को बात कर लेंगे, बट ले लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ और क्या। कितनी देर का, हाँ जी, अभी इधर सुनेंगे जी। अब हम यहाँ आते हैं इसकी जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री का बिल्कुल सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बहुत बारी बताया। और ये जर्नल एंट्री का मेथड हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल आपका रहेगा। सपोज मैंने यहाँ बिल्डिंग लिखी है जी, कैसे लिखी, क्यों लिखी, इसकी बात तो हमें समझ में आ गई। ये अकाउंट कौन सा है, रीवैल्यूएशन। निश्चित समझ ले, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये कौन सी साइड है, तो डेबिट साइड की जर्नल एंट्री लिखते टाइम रीवैल्यूएशन वर्ड डेबिट में आएगा, इधर पढ़ रहे हैं तो हम, ठीक है। तो मेरी जर्नल क्या बन गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब मैं इसका अगर लॉजिक समझूं तो देखो जी, रीवैल्यूएशन के डेबिट में बेसिकली नुकसान आता है, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज होगी तो नुकसान हुआ। बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी तो बिल्डिंग मस्ट बी क्रेडिट। तो मेरी एंट्री यही तो बनी, रीवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग। अब यहाँ पे मान लो क्रेडिटर लिखा है मैंने, ये कौन सी साइड है, अध्ययन, क्रेडिट साइड है। तो जर्नल एंट्री लिखते टाइम रीवैल्यूएशन वर्ड कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिटर वर्ड कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो मेरी एंट्री क्या रहने वाली है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कोई परेशानी, समझ में आ गई बात, पक्का। आगे प्रोसीड करें। वो प्रॉफिट और लॉस वाला पिछले उसमें जो बनाया था वो ये अगर डिफरेंस यहाँ बचेगा तो गेन आ गया, यहाँ बचेगा तो लॉस आ गया। अगली इंपॉर्टेंट बात समझो जी, मेरा गेन आया, ए और बी पार्टनर्स हैं, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी। गेन था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी मेरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट। मुझे क्वेश्चन में बोल देता है मेरी कैपिटल फिक्स्ड है, तो क्या मेरे क्वेश्चन में कोई चेंज होने वाला है, जर्नल एंट्री में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे ए और बी की कैपिटल की जगह क्या वर्ड आएगा, करंट।
किस टाइम? अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, समझ में आ गई। क्रिश अगर मेरे यहाँ पे वो था लॉस हुआ जी, ए और बी यहाँ लिखे, जनरल एंट्री में था डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कोई डाउट? फटाफट से असाइनमेंट शुरू करेंगे फिर मैं चेक कराता हूँ। इंक्रीज हो जाएगा। देखो जी, इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ₹5,000 हेंस टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड जाएगी? क्रेडिट साइड। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। समझ में आ रही बात? किसी को डाउट हो पूछ लेना। देखो अभी तो तुम्हें सबको सब कुछ आता था, पॉइंट पर दिक्कत होनी शुरू हो गई है। फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर है, इसको लिखोगे, इसको लिखेंगे तो निश्चय मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी ना। लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इसकी एंट्री क्या बन गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है जी राधे? सप्लायर को क्रेडिटर नहीं हो जाएगा? एक ही बात है, सप्लायर लिख दो। अब इसका थर्ड पॉइंट, गलती से सेकंड लिखा हुआ है, अ क्रेडिटर ऑफ 600 विल नॉट बी क्लेम हेंस टू बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर जिसको 600 रुपए देने थे, रिटर्न बैक, पेमेंट अब नहीं देनी, तो फायदा हुआ? फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन के कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी मेरी? क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन। करेंगे जरा जल्दी से। सर सेकंड वाले का फोर्थ बता दो। यार मैं एक साथ बता दूंगा। अंडर वैल्यू। मैं एक साथ बता दूंगा, बच्चों को पहुंचने दो, आप आगे चलते हैं। अंडर वैल्यू वाले में अंडर वैल्यूड का मतलब होता है हमने कम सोचा, एक्चुअल वर्थ ज्यादा है। उसमें वो वाला केस तो नहीं था जैसे जिसमें 10% लिखा होता है? वही वाला है, वही वाला है। ओवर वैल्यू में भी यही होता है? हाँ। दोनों में यही होगा। फिर क्योंकि दोनों में percent- 2000 अमाउंट दोनों में आएगा। 2000। हाँ। अब सोचो तुम टोटल से भी में सब आता है। वही होगा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। XY पार्टनर है, रेशियो 2:3 है, Z एडमिट होता है। यहाँ पे हमें 2 बाय वाली सारी कहानी समझनी है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अमाउंट के साथ लिखना है, जो बच्चे अमाउंट नहीं लिख रहे ना, गलत है, उनका अमाउंट लिखो। पहला, फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय 10,000, फर्नीचर 10,000 से बढ़ गया, तो रीवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट? रीवैल्यूएशन क्रेडिट। फर्नीचर बढ़ गया तो फायदा है भाई, तो एंट्री डेबिट क्यों बोल रहा है? तो एंट्री मेरी क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। आप इसको वैसे भी तो समझ सकते हैं, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगला, फर्नीचर इंक्रीज्ड टू 40,000, बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 20,000। 20 से कितना हो गया जी बढ़ के? 40 हो गया, तो कितने का फायदा हुआ? 20,000 का। रीवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 20 आएगा। थर्ड पॉइंट, 57 का। पीयूष भाई धीरे। फर्नीचर ब्रॉट अप टू 120%। देखो फर्नीचर गिवन है मुझे 50,000 का, ब्रॉट अप टू 120% का मतलब कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ 120% से बढ़ गई। 100 अप टू लिखा है, 120% हो गई। 120% का मतलब कितने से इंक्रीज हो गई? 20% से। इंक्रीज्ड अप टू लिखा है, बाय नहीं लिखा। ठीक है जी, तो मैं इसका क्या निकालूंगा? 20%। तो ये कितना हो गया? 10,000। अदेन इसका मतलब फर्नीचर कितने से इंक्रीज हुआ? 10,000 से। तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 10,000। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बढ़ रहा है ना? हाँ, तो फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर एसेट्स है, फायदा है। फर्स्ट पार्ट पे जब करा था आपने, जब एसेट्स बढ़ा था तो हाँ। उसमें हमने क्या नाम है डेबिट कर दिया था आपके, क्या करा था? फर्नीचर डेबिट कर दिया था क्रेडिट फर्स्ट पार्ट पे। प्रॉफिट हुआ है लास्ट में। हाँ ठीक है, एंट्री बोल ठीक बोल रहा फर्स्ट पार्ट का रिवैल्यूएशन तो है। अभी थर्ड की बोल मशीनरी टू रिवैल्यूएशन आएगा ना, प्रॉफिट हुआ थर्ड है। रिवैल्यूएशन फर्नीचर ही होना चाहिए। मशीन क्रेडिट अभी सही बोल रहा था तूने, सही बोल रहा था, फिर गलत ट्रैक पे आ गया। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई तो मेरी क्रेडिट पे रिकॉर्ड पता होगा। चल गया। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, उल्टी कर दिया। हाँ वही तो। प्रॉफिट हो रहा है। हाँ पता ही नहीं कहाँ खोया रहता है। फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन, ये क्लियर हो गया? सर ये 8 क्वेश्चन में जो बुक वैल्यू है पूरी मशीनरी का 1/3 की है, वो सॉरी 2/3 की है। पूरा ही किया भाई। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जी। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फोर्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, देखो क्या कहता है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। पहले तो आपको ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड समझ में आना चाहिए। अंडर वैल्यूड का मतलब हमने कम सोचा हुआ है, कम लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल वर्थ ज्यादा है। मैंने पहले भी आपको इसका एग्जांपल दिया था, मैंने भूमि को अंडर एस्टिमेट किया, ये अकाउंट्स में 100 नंबर ले आई, तो समझ आई, अंडर एस्टिमेट या अंडर वैल्यूड एक ही बात हुई ना। तो मैंने इसको कम लिखा हुआ है, देखो जी, स्टॉक की बुक वैल्यू 18,000 गिवन है और ये 10% अंडर वैल्यूड है। धीरे बोल दो, मैं अपने मिलके तो करना ही नहीं, मिलके करी जा रहे हो, शोर मचाई जा रहे हो। अंडर वैल्यूड 10%, यानी कि जो वैल्यू है 10% कम लिखी हुई है। तो पहले तो मुझे बताओ, ये डेबिट जाएगा रीवैल्यूएशन की या क्रेडिट जाएगा? क्रेडिट जाएगा, क्योंकि स्टॉक एसेट्स है, हमने कम लिखा हुआ है जबकि एक्चुअल वर्थ ज्यादा है। तो स्टॉक की वैल्यू इसमें इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? इंक्रीज। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, तो रीवैल्यूएशन के कहां गया? क्रेडिट साइड में। स्टॉक डेबिट में आएगा क्योंकि स्टॉक एसेट है, रीवैल्यूएशन की तो क्रेडिट में गया। अब प्रॉब्लम फंसती है अमाउंट की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 18,000 का 10% निकाल लेते हैं, 1800 आता है, गलत हो जाएगा। ये हमने बहुत बारी सिखाया हुआ है, दोबारा सिखा रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स में आएगी काम की बात। हमने 10% कम लिखा हुआ है, तो क्या ये आपको 100% गिवन है? 90% गिवन है। आप 100% निकालना चाहते हैं, अगर मैं किसी चीज का 90% निकालता हूं तो 90/100 करता हूं, ये 90% गिवन है, एक्चुअल में कितना होना चाहिए? तो मैं क्या करूंगा, 100/90, ये 20,000 आ गया, ध्यान से समझेंगे। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई मेरी? 20,000। ठीक है जी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ध्यान से समझेंगे। स्टॉक अगर 20,000 का था, चेक करो, मैंने 10% कम लिखा, तो इसका 10% कम यही तो बनेगा। समझ आई बात? अब जो बच्चे 18,000 सोच रहे थे, देखो चेक करो, आप इसका 10% निकालोगे, यहां पहुंच गए, तो 10% लेस करके क्या आप 18,000 पे पहुंच रहे हो? नहीं पहुंच रहे। लेकिन जो हमने करा 18,000 था, 2,000 प्लस करा 20 और 20 का 10% 2 माइनस करके 18 पे पहुंच रहे हैं ना। बात समझ में आ गई? पहला तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, हमने कम लिखा, एक्चुअल वर्थ ज्यादा है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कितना अमाउंट? 2,000। तरुण गोयल समझ आ रहा है? न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक कितना जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक कितना जाएगा? 20,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जिसको दिक्कत है वर्किंग नोट कर ले। सर इसमें एक और तरीके से तो लिख सकते हैं 18,000 into 10/90। बिल्कुल ठीक, तो सीधा 2,000 आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। चिराग तुम्हें दिक्कत है, घर जाना है, चले जाओ। हाँ निश्चय। पानी तो भाई मैं लेके तो घूमने तो बाहर। हाँ। और तुम्हें अगर दिक्कत ज्यादा है, घर चले जाओ, मुझे नहीं लग रहा तो पढ़ पाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, स्टॉक, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। भूमि बताएगी, चलो बहुत कमेंट्री की नहीं, बहुत कमेंट्री कर रही है ना भूमि। ओवर वैल्यूड मतलब हमने ज्यादा लिखा हुआ है जबकि एक्चुअल वर्थ कम है। स्टॉक, इसकी बुक वैल्यू गिवन है 22,000। पहले तो मुझे बताओ, ये रीवैल्यूएशन डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा? डेबिट जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादा लिखा हुआ है जबकि एक्चुअल वर्थ कम है। अब कितना? और एक क्रेश इधर ध्यान से देखिए, 22,000 गिवन है और ये 10% ज्यादा लिखा हुआ है, तो कैसे निकालूं? 10/110 या फिर 100/110। देखो दोनों तरीके से ठीक है, मेरी बात समझेंगे। बेसिक आपको ये बात समझनी है डिनोमिनेटर की। 100% निकालूंगा तो एक्चुअल वर्थ आएगी, 10% निकालूंगा तो जो मुझे चाहिए सीधा वो आएगा। 10% तो आया कितना ज्यादा है, और इससे आया एक्चुअल में कितना था। अब अगर मैं देखूं जी, मैंने लिखा 20 है, एक्चुअल में कितना था? 20। मैंने लिखा 22 है, तो डिफरेंस तो 2,000 ही आया, यहां से सीधा डिफरेंस ही आ गया। तो ये स्टॉक अब रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? क्रेडिट में या डेबिट में? डेबिट में। ओवर वैल्यू, मैंने ज्यादा लिखा है जबकि एक्चुअल में स्टॉक कम है, नुकसान हो रहा है ना। बुक्स में लिखा 22,000 है जबकि एक्चुअल में 20 होना चाहिए,
तो कितने का लॉस हो रहा है 2000 का। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तरुण गोयल समझ आ रहा है? सर थर्ड में रिवैल्यूएशन बनाना है, ज्यादा करनी है। हाँ जी स्कूल था प्रैक्टिकल। चलो उधर चले जाओ। थर्ड में रिवैल्यूएशन या जर्नल? रीवैल्यूएशन ही है, रीवैल्यूएशन बना लो चाहे जर्नल एंट्री करो, एक ही कोई जर्नल भी करनी है, जर्नल इंपॉर्टेंट है। अध्ययन 6 का बताओ जल्दी से, क्या लिखा है? अमाउंट मैंने 6 पूछा है ना, फटाफट से एंट्री बता दे, कहानी मत करा कर। Evaluation to computers account. सुना नहीं हमें। Evaluation to computers account. अमाउंट 5. बुक वैल्यू 20 थी और मार्केट वैल्यू 25 हो गई, तो कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड लिखेगा अध्ययन? क्रेडिट साइड। तो एंट्री बोल। Evaluation to computers. कंप्यूटर दोनों तरफ से बाहर अपने मुंह पे, कंप्यूटर टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा तो जनरल एंट्री लिखते टाइम रीवैल्यूएशन वर्ड क्रेडिट में आएगा ना, होगा इस साल पास। नेक्स्ट पॉइंट जी, लिखा भी सभी ने? तरुण गोयल लिख लिया, खंडेलवाल लिख लिया। ये देखो अगर आपको एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो बिना रिवैल्यूएशन के तो होना नहीं है, रिटायरमेंट का आता है तो भी नहीं होना, तो ये बेसिक सी बात है, इसको तो ढंग से रिवाइज कर लो। अगला, मशीनरी टेकन बाय एक्स 20,000 जिसकी बुक वैल्यू 60 थी। देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे। मुझे एक बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट में मशीन यहाँ पे गिवन है 60,000, एक पार्टनर हमारा एक्स ले गया इसको कितने में, 80,000 में। अब पहले तो समझो मुझे 20,000 का फायदा हो रहा है, 20,000 का फायदा हो रहा है, मशीन की वैल्यू बढ़ गई। अध्ययन जनरल एंट्री बोल। अभी into evaluation. अमाउंट 20. हाँ शुक्र है सही बोले, पढ़ता भी। हाँ जी, पहली एंट्री तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको बाद में लिख सकते हैं। नहीं, 20,000 ये मेरी इसकी वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया। अब इस एसेट्स को कोई पार्टनर ले गया। याद करो जब हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन किए थे तो बार बार एंट्री की थी, जब कभी भी कोई पार्टनर एसेट्स को लेके जाता है तो कैपिटल के डेबिट साइड में आती है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी आरुष, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन। अगर आप इसको लॉजिकली समझें तो मशीन आपकी एसेट्स थी, एसेट्स चली गई, एसेट्स डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। 80,000 लेजर में आप ये डेबिट में लिखोगे क्रेडिट में लिखोगे? किसके लेजर में? पार्टनर्स कैपिटल। ये डेबिट साइड है ना, हाँ तो डेबिट साइड आएगा, किसके नाम से आएगा? मशीन के। समझ आ गई बात? आरुष भाई तो सिर्फ कॉपी करने के लिए बारात में आया है ना, ऐसे बैठ जाता है। अगला कर लिया, जल्दी करो। देखते हैं जी 8 पॉइंट। वो कहता है 1/3 मशीन, 1/3 ऑफ द मशीनरी वाई ले गया 30,000 की, मशीन का बैलेंस इतना बचा है, मशीन की बुक वैल्यू है 72,000। मुझे एक बैलेंस शीट में मशीन गिवन है जिसकी वर्थ 72,000 है, ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। इसका 1/3 वाई ले गया, हम इसको रफ में समझते हैं, पहले वर्किंग करते हैं। इसका 1/3 कितना, 24,000 होता है। 24,000 की थी, वाई ले गया, लेकिन कितने में लेके गया, 30,000 में। 30 है ना, 30 में। तो आर्यन भाई कितने का गेन हुआ, 6,000। एक तो 1/3 की मशीन चली गई, ये इसकी बुक वैल्यू है। 24 की मशीन चली गई, 6,000 का गेन हुआ। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस मशीनरी की वैल्यू बच गई जी। अब हमारे अकॉर्डिंग इसकी बुक वैल्यू बनती है 48,000, बट वो कह रहा है रिमेनिंग की वैल्यू इतनी है, तो यानी कि वैल्यू इंक्रीज कर गई कितने से, 9,600 से। 9,600 का मुझे ये गेन हुआ।
ध्यान से समझेंगे, जर्नल एंट्री 1 नंबर 3 नंबर एक क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल गेन कितना हुआ 15,600, 9,600 का इधर, 6,000 का इधर, टोटल गेन 15,600 का हुआ। क्रिश इसकी गेन की एंट्री बताएगा, सिर्फ मशीन की जो वर्थ बढ़ी इसकी जर्नल एंट्री। पूछ रहा है बता रहा है, जल्दी बोल। बता रहा हूँ। सही है, मशीनरी टू रीवैल्यूएशन। तरुण गोयल, देव खंडेलवाल, ये एंट्री समझ में आई? मशीनरी टू रीवैल्यूएशन पक्का ना? मैं भी फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा इस संडे को, बहुत सारे टेस्ट होंगे तुम्हारे हर संडे भाई। 1/3 था ना 72,000 का 2/3, एक 15,600 की तो ये एंट्री हो गई। अब ये पार्टनर 30,000 की वो ले भी गया, इसके ले जाने की एंट्री कौन लेके जा रहा है? वाई। इसकी जनरल एंट्री बताओ। वाइस कैपिटल टू मशीनरी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन, 30,000 एक एक करके समझ रहे, ठीक है जी। अब उसने बोला रिमेनिंग मशीन की वैल्यू ये बच गई, क्या इसकी वैल्यू बचने की कोई एंट्री होगी? नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी, बचने की थोड़ी ना वैल्यू है, तो रिमेनिंग मेरे पास है ऑलरेडी। अब मुझे बताएं न्यू बैलेंस शीट में, आरुष बताएगा, न्यू बैलेंस शीट में मशीन जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी तो कितनी जाएगी? सर वो जो पार्टनर लेके अमाउंट बोलो, कहानी नहीं। न्यू बैलेंस शीट में मशीन जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी तो कितनी जाएगी? 57,600। वेरी गुड, 57,600। इतने में से ये खत्म, ये बची। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो न्यू बैलेंस शीट में 48,000 जाती, बट वो कह रहा है इसकी वर्थ ये हो गई, तभी तो हमने 9,600 का गेन रिकॉर्ड किया ना, समझ आई? तो न्यू क्या नहीं आई भाई, यही तो उसने बोला मशीन की वर्थ इतनी है, तो जितने की मशीन की वर्थ है वही तो जाएगी, तो ये न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगी। 48 की जाती, बट 48 की चीज की वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई है, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। देखो जी आगे आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पीयूष पॉइंट नंबर 9, हाँ जी अच्छा सुने जी, पहले आ रहे हैं जी इसके 9 पे। 9 पे क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L अकाउंट वाज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है प्रीपेड है ये, ठीक है जी, अगले साल आप उसे लेके जा रहे हैं, तो प्रीपेड क्या हो गई हमारी? एसेट्स। तो ये कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन क्रेडिट, ठीक है। रीवैल्यूएशन के कहाँ पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड। तो एंट्री बताओ मेरी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लिखेंगे फटाफट से। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने P&L को डेबिट करा था 5,000, उसमें से अब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब नेक्स्ट ईयर आगे लेके जा रहे हैं। आगे क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि इस साल का वो खर्चा नहीं होगा, इस ईयर से बिलोंग नहीं करेगा। इस ईयर से बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्या होता है मेरा? प्रीपेड एडवांस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा ना, तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे आ जाओ। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 5,000 पेड बाय एक्स। रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हैं, एक्स ने पे करे, तो इसकी एंट्री मेरी क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स जो कि पार्टनर है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा आरुष, तो एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 9th का प्रीपेड इंश्योरेंस टू रीवैल्यूएशन। तरुण गोयल, क्रेश समझ आ रहा है? हाँ जी। 11th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वानी ट्राई करो। 11th पॉइंट, डेटर जिससे 14,000 लेने थे, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ मुझको 10, पहला तो अमाउंट बताएंगे, 14 लिखना है, 10 लिखना है या 4 लिखना है? 10 लिखना है। 14,000 मैंने लेने थे जो कि मैं ऑलरेडी बैड डेट लिख चुका हूँ,
खत्म हो चुकी है बुक से। लॉस अब उसमें से मुझे 10,000 मिल रहा है, तो मेरा 4,000 का लॉस नहीं है, मेरा 10,000 का फायदा है। ये तो मैं ऑलरेडी बुक से हटा चुका था, खर्चा मान चुका था, बैड डेट लिख चुका था, अभी ये डूबा हुआ पैसा मुझे मिल रहा है। ठीक है जी। अब मुझे डूबा हुआ पैसा मिलता है ना, तो ध्यान से समझेंगे, हम 11th क्लास में पढ़ते थे, इसकी मेरी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। फायदा है, फायदा कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और इस चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? रीवैल्यूएशन। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गई? क्लियर है? पैसा आया। अब इसके अगर मैं एक क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन करता हूं, सुनेंगे मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट कहां जाएगा? एक तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट कैश में प्लस। न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाते थे एडमिशन चैप्टर में, गुडविल कैपिटल कैश में प्लस करते थे ना, ये भी प्लस होगा। देखो बैड डेट रिकवर्ड से बैड डेट रिकवर्ड कैंसिल, बचा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तभी तो समझा रहा हूं। आप डायरेक्ट ये एंट्री भी लिख सकते हैं, कैश टू रीवैल्यूएशन, तभी तो कैश में प्लस हो और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। या तो दो लिखो या डायरेक्ट लिखो। हमारे क्रेडिटर है 1 लाख का। हाँ भी प्लीज, ये देखो डेटर जो थर्ड क्वेश्चन है, डेटर्स वाले इसमें पॉइंट्स हैं बच्चे, यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होते हैं, समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में डेटर एसेट साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड एसेट साइड। निश्चय होता तो डाउट होता, पता नहीं क्या बोलता हूँ। डेटर एसेट साइड मेरे पास 75,000 गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, debtors to the extent of 5,000 were unrecorded and provision for doubtful debts will be credited at the rate 5%। ध्यान से समझेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन में आने हैं। वो कह रहा है 5,000 के डेटर्स अनरिकॉर्डेड है। जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये बैलेंस शीट मेरी ओल्ड बैलेंस शीट है। न्यू बैलेंस शीट में डेटर लिखूंगा 75,000, 5,000 के अनरिकॉर्डेड है, तो टोटल डेटर कितने हो गए मेरे? 80,000। अब जो प्रोविजन बनेगा वो किस पे बनेगा? 80,000 का 5% कितना हुआ? 4,000। ये तो हो गया मेरा बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। ठीक है जी, ये तो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हुआ। अब मुझे समझना है रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। रीवैल्यूएशन में इसमें से एक फिगर जाएगी या दो फिगर जाएंगी। एक तो ये मेरा फायदा हुआ और ये मेरा नुकसान हुआ। 5,000 डेटर अनरिकॉर्डेड थे, आप रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स की वर्थ बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। तो मेरी एंट्री रहने वाली है डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। हाउ मच अमाउंट? 5,000 और रिवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। यानी कि ये जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ये जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। समझ आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी करिए फिर अगला समझाऊंगा। हो गया। पीछे भी बहुत कुछ है। इस भी अच्छा हो पीछे भी है क्या? इसकी एंट्री बनती है डेटर डेबिट टू बैंक। लिख लो कैसे समझना। 7 की बैलेंस शीट में होगा ना इसका स्टेटमेंट खाली। बढ़ते हैं। हाँ जी, हम थे ये फर्स्ट हो गया जी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है हमारा 5,000, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर सुनेंगे ये डेटर मुझे 75,000 है। सेकंड पॉइंट में मुश्किल कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे प्रोविजन की अमाउंट उसने ऑलरेडी बता दी। प्रोविजन कितना गिवन है जी? कैलकुलेटेड है 5,000। तो बताओ ये रीवैल्यूएशन डेबिट जाएगा या क्रेडिट? डेबिट। और न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स में माइनस होगा या प्लस? माइनस। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर में से 5,000 प्रोविजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रीवैल्यूएशन डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है जी, डन। ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 आपस में कनेक्टेड नहीं है। थर्ड पॉइंट बताओ क्या होगा? थर्ड का सेम होगा अमाउंट बोलो 7,500। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि जो प्रोविजन है वो कितना परसेंट होना चाहिए? 10%।
डेटर्स कितने हैं 75,000, इसका 10% प्रोविजन बना रहे हैं तो 7,500 क्या कर देंगे आप इसमें माइनस, और ये एक और जगह कहां जाएगा रीवैल्यूएशन डेबिट, जनरल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,500। जल्दी जल्दी करो बच्चे, मुझे पूरा कराना और आगे भी काम कराना। फोर्थ अभी छोड़ रहे हैं, फोर्थ से पहले मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फिफ्थ पॉइंट पे आओ, फिफ्थ पे ये डन, वानी समझ आ रहा है? हाँ भी तेरे को पीछे बिंगो आ रहा है समझ? हाँ। फिफ्थ expenses on revaluation 1,400 were paid by the firm। Revaluation to revaluation expense amount। गलत पार्टनर्स कैपिटल गलत, revaluation to bank। यार आप देखो डबल एंट्री पूरी करनी है ना आपको यार। ये रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड लिखेंगे आप डेबिट साइड में, ये बात तो समझ में आ गई। पे करा पेड बाय द फर्म टू बैंक और कैश, जनरल एंट्री बताओ इसकी रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक। अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ गया ये वाला पॉइंट, तो कहां लिखेंगे रीवैल्यू, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ गया तो हां बैलेंस शीट में काम बैंक में से माइनस, वेरी गुड, पैसे गए ना कैपिटल बराबर बांट देंगे मतलब शेयर के हिसाब से। एक तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिख ही दिया, दूसरा बैंक में माइनस करेगा, तो तीसरा ट्रीटमेंट कहां से आ गया रिवैल्यूएशन में लिखना है तभी तो एंट्री हुई रिवैल्यूएशन टू बैंक। रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक एक जनरल हो गई। अब इस जनरल एंट्री के दो इफेक्ट, एक तो रिवैल्यूएशन डेबिट और दूसरा बैंक में से माइनस। पक्का? क्रेश कोई डाउट है? हाँ भाई किसी को कोई परेशानी? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ, कौन सही बताएगा इसका? ठीक है, आउटस्टैंडिंग मैं भी गलत सही नहीं बता रहा, अपना अपना आंसर बताएंगे। अमाउंट नहीं आएगा, अच्छा अमाउंट लिखा ही नहीं, लिख लो जो भी। रीवैल्यूएशन टू, ठीक है तरुण गोयल यही है। हाँ भी साइज टू एंट्री है सर, हमारा खर्चा थोड़ी ना है, मतलब लॉस एंड प्रॉफिट थोड़ी ना है। ठीक है इसकी बात। हाँ भी बानी जी, दो एंट्री है। हाँ भाई तू बारात में आया है, तू बता बैठा हुआ है जब से बस शाम की से। आउटस्टैंडिंग टू रीवैल्यूएशन, हाँ जी साहिल इज द ओनली राइट वन। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल, सुनो भाई ये रीवैल्यूएशन में क्या जाता है, जब कोई एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो गई, या आपकी जो ऑलरेडी ये कोई लायबिलिटी थी वो कम हो गई, कुछ फायदा हुआ नुकसान हुआ। सर मैंने क्या किया है? वो बोल रहे हैं हमने लायबिलिटी को पे करा, लायबिलिटी को पे करा, इसमें आपका फायदा या नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कम हुई है। क्यों यार? ये हमारे पास एक नहीं कम हुई लायबिलिटी, नो डाउट लायबिलिटी कम हुई। यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, आपने इसको पे कर दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, और रीवैल्यूएशन में जाता है जब एसेट्स और लायबिलिटीज की कुछ वैल्यू में चेंज हो जाता है, कुछ आपको गेन हो गया, नुकसान हो गया। ये तो लायबिलिटी है पे करने की, पे कर दी, तो वह रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप समझो मेरी बात? आप क्या सोच रहे हो? लायबिलिटी कम हो गई, नो डाउट लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन इसको पे करने में आपको फायदा या नुकसान कुछ हुआ? सपोज एक और चीज समझा दूं, वो बात नहीं, उसको ऐसे करेंगे ना। हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लोन लिखा है, इसकी और मेरी बात सेम समझ में आती है। मैं लोन लिख रहा था, वो क्रेडिटर बोल रहा था, बात एक ही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी लोन है 1000 रुपए का, मैंने पे कर दिया, लोन टू बैंक होगा, लोन टू बैंक हुआ ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो यही हुई, वो भी लायबिलिटी है, वो भी लायबिलिटी है, यानी कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया तो बिना बात आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक अकाउंट। इसका क्वेश्चन में फर्क कहां पड़ेगा? मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, खाली रीवैल्यूएशन नहीं, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब ये वाला फुल फ्लेज क्वेश्चन में आया, बैंक में से माइनस, और दूसरा बस दो एडजस्टमेंट होती है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी में से माइनस, सैलरी में से सैलरी माइनस हो गई, तो न्यू बैलेंस शीट में सैलरी वाली लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी, और बैंक में से माइनस हो गए पैसे। कोई परेशानी? पक्का?
तो चले आगे। क्वेश्चन आया तो हमें नो एंट्री लिखना है या फिर आउटस्टैंडिंग सुनो टू बैंक मेरी लिखना मेरी है? बात सुनेंगे भाई, ध्यान से सुने। मैंने जर्नल एंट्री लिखवा तो दी साहिल, सुनता तो है नहीं, तो चालू हो जाता फालतू की बातों में। आउट ये लिखा क्वेश्चन में, जर्नली तो लिखी है हमने, नो एंट्री क्यों करी है हमने? उसने बोला इसकी जर्नल लिखनी है। अब वो रीवैल्यूएशन के साथ थी, तो आप तो रीवैल्यूएशन में घुसा रहे हो, जर्नल तो बनेगी, रीवैल्यूएशन नहीं हुई। तो मेरी जर्नल क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक। जर्नल एंट्री समझ आई? इसी के हिसाब से आपने दो पोस्टिंग की। कौन सी दो पोस्टिंग की? एक तो कहां लिखा आपने? बैंक में से माइनस और आउटस्टैंडिंग में माइनस। उधर से वो सैलरी खत्म हो गई, रिकॉर्ड नहीं करेंगे और बैंक बैलेंस माइनस हो गया। समझ आया? कोई डाउट? पॉइंट नंबर 7 बता रहा हूं। वैसे इस साल पॉइंट नंबर 7 आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ इसमें 11th के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और 11th क्लास में इस बार ये वाला चैप्टर डिलीट कर दिया उन्होंने। ये 11th क्लास का चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्नल में, डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, बड़ी सारी जगह। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे। अब हमारे असाइनमेंट में है तो हमें आना चाहिए। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 का, जो कि मैंने पहले बैंक से डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर हो गया और मैंने कोई एंट्री नहीं की। मुंडी ऊपर करेंगे। मैं पूरा बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में पूछेगा आप आंसर कर पाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था 11 में, मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जी, बिल्स रिसीवेबल था, तो मेरी एंट्री बनती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। यहाँ बी कौन है? डेटर है या क्रेडिटर है? डेटर है, मुझे जिससे पैसा लेना है, ठीक है जी, डेटर है वो मेरा। अब इस बिल को मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, याद है पढ़ते थे पीयूष? डिस्काउंट कराने का क्या मतलब होता है? पहले मैच्योरिटी से पहले। हाँ जी, हमने टाइम से पहले बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है। अब ये बिल किसकी प्रॉपर्टी बन गया? बैंक की। पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को। हम पिक्चर से बाहर हो चुके, देने वाला कौन है? बी। अब ड्यू डेट पे पेमेंट मिलेगी तो बैंक को। अब यहाँ पे लिखा है कि डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं मिल रही, मतलब बैंक ने बी को अप्रोच करा, डेटर को, उसने बैंक को पेमेंट नहीं दी, कोई भी XYZ रीजन था, तो बैंक किसको पकड़ेगा? बी को, डेटर को। हमें बिल किसने दिया? बैंक को। हमने दिया ना भाई। मेरे को भूमि को पेमेंट देनी थी, मैंने बोला यार तेरी कमेंट्री बंद नहीं होती सही, नहीं करनी भाई, तो कह रहा हूँ बात नहीं करनी। मैंने पेमेंट देनी थी भूमि को, मैंने बोला रिमझिम से कलेक्ट कर ले भाई, मैंने रिमझिम से लेने तो वहां से ले ले। अब रिमझिम नहीं देती तो वो उससे थोड़ी ना झगड़ेगी, मेरे पास आएगी ना जी, आप दो पेमेंट, मैं नहीं जानती, मैं क्यों उससे बात करूं रिमझिम से, पेमेंट तो आप दो, सेम कहानी। तो यहाँ पे मैं जनरल एंट्री क्या लिखूंगा? बी डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी डेबिट टू बैंक। मीनिंग समझ लेंगे जी। बी कौन है? डेटर। बैंक हमें बताइए, यानी कि डेटर बढ़ गए और बैंक घट गया, यानी कि मुझे बैंक को, मैंने मेरे पास से पेमेंट दे दी, या बैंक को मैंने मेरी वो बना दिया लायबिलिटी, मुझे बैंक को पैसे देने हैं, या आप समझो मैंने बैंक को पैसे दे दिए, और मैं किसको पकड़ रहा हूँ? बी को। भाई तू पेमेंट दे, तूने प्रॉमिस किया था, मेरी तो रेपो डाउन होगी तेरी वजह से, बैंक मुझे क्लेम कर रहा है। तो इसका अब मुझे बताओ, ये इसकी जर्नल एंट्री है इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या रीवैल्यूएशन में आएगा? नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ यही जर्नल एंट्री है तो रीवैल्यूएशन तो कहीं शब्द है ही नहीं। इसके दोनों इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड होंगे आ रहे? बैलेंस शीट में। डेटर वाली एसेट्स में क्या हो गया? प्लस, बैंक वाली एसेट्स में क्या हो गया? माइनस। ठीक है कृष्णा, डेटर में प्लस, बैंक में माइनस, दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में आए, दोनों इफेक्ट एसेट साइड है। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आया कि हम बी डेबिट टू बैंक क्यों है आपने कहा? देखो जी, बिल से ये ना भूमि, ये वाले सारे पॉइंट जब मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा तुमने तब पूछे ना तो पिटोगे। नहीं, उसकी ना वो पिक ले लेना, मुझे भेजना। नहीं, जैसे वो सोए शांति रखनी है, कोई भी बच्चा उसकी पिक ले लेना, मुझे भेजना, उसके फादर को भेजनी है मुझे जरा। बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ ₹40,000 इशूड बाय क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। जल्दी से इसकी जर्नल बताएंगे, ट्राई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और सिंपल है। बताओ पीयूष, शो तुमने किया होगा भाई, इसने शोर मचाते रहते हो। देखो बिल्स वाला पॉइंट समझो यार, ये बिल्स इसी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। अब ध्यान से समझो, मैं पूरा जीरो से समझा रहा हूँ। मैंने सामान उधार खरीदा, तो मैंने लिखा जी परचेजेस टू ए। ए कौन है यहाँ पे? डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर। ठीक है जी। अब इसने मुझसे एक बिल साइन करा लिया, तो एंट्री क्या हो गई? ए टू बिल्स पेएबल।
ए मेरा क्रेडिटर है, बिल्स पेबल भी मेरी लायबिलिटी है, ये भी मेरी लायबिलिटी है, ये भी मेरी लायबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने जो पैसे देने थे उसने मुझसे पेपर पे, पीस ऑफ पेपर पे, लीगल एग्रीमेंट पे साइन करा लिए। तो इसका मतलब है क्रेडिटर्स वाली लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। एक लायबिलिटी डिक्रीज, एक लायबिलिटी इंक्रीज। तो क्या ये रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होगी? नहीं। नो एंट्री क्यों है? ये लिख तो रखी है एंट्री, ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। आपको एग्जाम में अगर जनरल एंट्री पूछेगा रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, बट एग्जाम में जनरल पूछेगा तो ये जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, अब ये पॉइंट फुल फ्लेज क्वेश्चन में आया आपके पास, तो क्या रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होगा? नहीं। कैपिटल में रिकॉर्ड होगा? नहीं। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, यानी कि दोनों इफेक्ट कहां आ गए? बैलेंस शीट। ठीक है, खंडेलवाल कौन सी लायबिलिटी में प्लस और कौन सी में माइनस करेगा? क्या तो तेरे को अभी याद आया? दिख नहीं रहा 1.5-2 घंटे में बैठा ना बेटा, फिर ऐसी जगह चेंज नहीं हो सकती। बिल्स पेएबल वाली लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा, क्रेडिटर वाली लायबिलिटी में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया हो। Firm had to pay 5,000 to an employee injured. Revaluation to EPF. Revaluation EPF नहीं, revaluation to cash. टू बैंक, To cash और बैंक। आई एम्प्लॉय के चोट लग गई, आप उसको 5,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है जी, खर्चा है ना। WCF में डाल सकते हैं। WCF नहीं, वो ये थोड़ी ना बोल रहे हैं उसमें आप ट्रांसफर करो WCR में डालो, वो कह रहे हैं एम्प्लॉय को दे रहे हो आप। तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच अमाउंट? 5,000। ठीक है, अब मैं आपको डेटर और प्रोविजन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ और जो कि एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।